सर थैंक यू। आप अपना फीडबैक दें जल्दी से, शाबाश। क्या सवाल सर पूछे, कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर ज़ीशान की बातों पे चलें। आप सर ये मक्खन पॉलिश वाली बात नहीं है, ये वो बात है जो सर मैं पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने नहीं किया था और ये वाले अटेम्प्ट में मैं किया था। एक तो ये है कि जितने ज़्यादा आपकी बात के जितनी ज़्यादा हो सकता है डिस्कस करें नंबर 1। सेकंडली सर आपने वही जिस तरह बोलने का तरीका आना चाहिए आपको, पेशेंट को अटेम्प्ट मतलब आपने सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल पहले भी हमेशा सही थी कि हेलो आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही थी, नॉलेज सबके पास होता है लेकिन डिलीवर करना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो सर ये अब जो एग्ज़ाम है वो इसी टाइप का एग्ज़ाम है। अब इन्होंने सर वो डेफिनिशन वाला ज़माना खत्म हो गया कि शॉक की डेफिनिशन सुना दो, ये सुना दो, वो सुना नहीं सर। अब सारा सिनेरियो था और आपने बिल्कुल सर जिस तरह आप लेके जाते हैं कि भाई पेशेंट को आपने अप्रोच एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन एंड मैनेजमेंट साइड बाय साइड, यही सारी टर्मिनोलॉजी वी विल डिस्कस विद द सर्जन कि किस तरह हमने करना है, क्या-क्या रिस्क है, कितनी अर्जेंसी है सर्जरी की। बिल्कुल सर यही टर्मिनोलॉजीज़, अब ज़माना सर अब एग्ज़ाम इन्हीं चीज़ों का है। सही, तो सही। सर ये बहुत मुझे मेरे लिए तो सब सबसे ज़्यादा मेरे लिए बल्कि फारूक के लिए भी, हमने टोटल सर आपस में आखिरी 11 दिन हमने जो डिस्कस किया, वही आपकी बातें थी, उसी तरह हमने आपस में डिस्कस किया, सुबह-रात यही डिस्कशन चलती अच्छा, रहती थी। अब क्विकली ज़रा-सा आप अपने क्वेश्चंस बता दो, लॉन्ग केस क्या था? सर लॉन्ग केस में था सीओपीडी पेशेंट था और उसको उसका करवाना था सर क्या कहते हैं रेडिकल सिस्टेक्टमी। रेडिकल सिस्टेक्टमी, ठीक है। तो जी सर, यानी कि हाई रिस्क सर्जरी हो गई इन अ हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है? एग्ज़ैक्टली सीओपीडी में पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स हो गए, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हो गए, रीनल जी रिस्क सर। फैक्टर्स हो गए, सर कार्डियक स्टीरॉयड। में वैसे तो सर कार्डियक में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी था, बाकी लेकिन सर उसको कार्डियक में कोई ईसीजी चेंजेस नहीं थे, हुँ। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का कोई इश्यू नहीं था, पीटीआईएनआर उसके नॉर्मल थे, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल था, बस सिर्फ ये था तो उसको लंग का मसला था बस। ये तो सीओपीडी वो तो हम लोगों ने इतनी दफ़ा डिस्कस किया था। अच्छा, एनीवे सर टेबल आप ये वाइवा सर टी आप यकीन करें सर मैं कोई ऐसा आपके सामने बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जितनी भी बातें आपके साथ करती थी ना सर, हम लोग ने वहीं जाके सारे ये बातें टोक के आए हैं बस, एज़ इट इज़। और बिल्कुल सही। सर मुझे आप यकीन करें और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई वो होता है ना भाषणबाज़ी। सर जो मुझे हमारे सीनियर से जो नंबरिंग अल्हम्दुलिल्लाह सर तकरीबन सारे स्टेशन में मेरा 70 प्लस था, हुँ, जितने हुँ। स्टेशंस में। आई वाज़ सर कॉन्फिडेंट इस दफ़ा आई वाज़ कॉन्फिडेंट सर। नॉलेज हुँ। सर आपकी बात बिल्कुल सही होती है, नॉलेज सबके पास होता है सर। डिलीवर करना आना चाहिए, डिलीवर नहीं आता तो ये एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो सकते। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ज़रा टेबल वाइवा के टॉपिक्स जो-जो याद हैं वो भी आप बोल दो ज़रा। सर सर पहला सवाल आया था शॉक पे, सही। डिफाइन शॉक, उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक और सर उनकी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद दूसरा पेशेंट था एक कोविड रिलेटेड था कि कोविड पेशेंट है, आपने उसको इंट्यूबेट करना है, किस तरह आप इंट्यूबेट करेंगे, नंबर 2। फिर उसके साथ बाद सब मुख्तलिफ चीज़ें थी। थैलेसीमिया का पेशेंट था, जीरियाट्रिक का पेशेंट था, थैलेसीमिया के कंसर्न पूछे थे, जीरियाट्रिक के कंसर्न पूछे थे। सर कॉन्जेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया था सर और इसके अलावा सर था और जी सर, गायनी इन्होंने गायनी में से क्या था? गायनी में से क्या था? गायनी में सर उसके अंदर भी यही था एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म सिनेरियो बेस्ड था। आपको कॉल आया पेशेंट आपके पेशेंट सेकंड क्या कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है और सडनली कोलैप्स हो गया और डिस्निक हो रहा है और कोलैप्स हो गया, कोई पल्स नहीं है। कि क्या-क्या डिटील्स हो सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस और ट्रीट किस तरह करना है, बस। एक सही। एमनियोटिक फ्लूइड है सर, पीट्स में सीडीएच आ गया, न्यूरो के अंदर सर आया था कैरोटिड एंडार्टरेक्टमी और इसके अलावा सर पीट्स में सीडीएच था सर और बाकी डबल ल्यूमेन का पूछा था कि इंट्रा ऑपरेटिव वो हाइपोक्सिक हो रहा है, क्या-क्या करोगे? मैंने एक बताया आपको कि एक सवाल था उसमें क्या कहते हैं कोविड का था सर। रीसेंट एडवांसेस में क्या था? रीसेंट एडवांसेस में सर एज़ सच
वो था सर, रिसेंट एडवांसेस में जो चीजें थी सर, उसमें थी कि उन्होंने वो रिसेंट एडवांस में नहीं था, वो बेसिकली सर वो नॉर्मल चीजें ही थी। वो जो कि कार्डिक प्री लोड और आफ्टर लोड डिमांड सप्लाई क्या है, और इसका फॉर्मूला बता दो, एसवीआर का फॉर्मूला बता दो, और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो। ये और बाकी तो बेसिकली अप्लाइड ये होता है, ये जो आप बता रहे हो ना टॉपिक, ये है अप्लाइड बेसिक्स, ठीक है। सही है। अप्लाइड बेसिक्स में से एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कोई मॉनिटरिंग, कोई इक्विपमेंट, इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जी इसमें सर, उन्होंने जी आपको सर, फिजियोलॉजी पूछी हुई है, ठीक है। जी सर। तो ये फिजिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी फॉर एनेस्थेटिस्ट जो किताब है, उसके अंदर ये बेसिक्स की बहुत चीज़ों को आसान ग्राफ्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वो आप सब लोग जो भी ये सुने, ये उसको पढ़ें। अच्छा, चलो एनीवेज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे आज मैं नासिर वो दिन रिकॉल कर रहा था कि जब आपका अटेम्प्ट दूसरी दफ़ा फेल हुआ था और जी आपने सर। मुझसे रब्ता किया था। मैं उस वक्त पिछले साल की बात है, याद है आपको? और सर आपसे डिटेल से हुई थी बात और उसके बाद से फिर आप इन टच रहे हो, आपने मेहनत की है। देखो असल में पता होता क्या है कि पूरी फैमिली आपके साथ सफ़र करती है, अकेला आप इंसान नहीं होता, उसके साथ पूरी उसकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। तो सर आप बहरहाल यकीन करें, सर ये मैं यकीन करें, जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं ना सर, मेरी एक पर्सनल एडवाइस होगी, देखें पढ़ें, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ सर, कि आप मेरे लिए ना एक ऐसा फरिश्ता थे। ये नहीं कि सर मैं एक ऐसा मक्खन पढ़, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन सर गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस करवाने वाला बंदा नहीं मिलता। हमें अब जाके एहसास हुआ, हम जब एग्जाम में बैठे ना सर, उठे, हमें एहसास हुआ यार ये बंदे की बातें यार वाकई, अब आज जाके एहसास हो रहा है एग्जाम के टाइम। पहले तो एहसास होता ही था, आज ज्यादा एहसास हो रहा है कि यार ये बंदा, ऐसा लगता था, हम हमेशा ऐसा लगता था जैसे ऐसा लगता था सर, आप वहां से सऊदीया से इनको भेजते हैं कि भाई ये डाल दो, या इस तरह डाल दो। मतलब ऑनेस्टली सर, हम जी, देखिए सर, एफसीपीएस के लिए अपेयर होना एक आर्ट है सर, और ये बिल्कुल। वाकई ये मेरे हिसाब से आपकी बातें ये आर्ट का हिस्सा है। वरना तो सर आप पढ़ने वाला सर, सुबह रात मॉर्गन पढ़ ले, पीओ पढ़ ले, यूजलेस है, फेल है। हुँ, असल में होता ये है कि देखो आपस में ना इंटरप्रिटेशन करनी होती है। और एक और मैं इसमें ऐड करूँगा चीज़ जो नासिर बता रहे हैं, कि होता ये है कि रिटन कई दफ़ा पास हो जाता है प्लान्ड, यानी कि आपकी अभी इस तरह की लेवल की तैयारी नहीं होती है कि आप बोल पाएँ, ठीक है? तो बिल्कुल सही है। वो चीज़ में फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो लोग अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि वो ऐसी तैयारी करें कि जिस दिन उनका रिटर्न हो, उसी दिन उनसे वाइवा लिया जाए और उनका वाइवा फेल ना हो, ठीक है ना? तो दैट इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है ना? बाकी डॉक्टर ज़ीशान सर, मैं हाज़िर हूँ, अगर अच्छा, जिस तरह आपने मेरी हेल्प की, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो सर मैं हाज़िर बिल्कुल। हूँ, जब अच्छा आप कहें नासिर, जहाँ आप कहें। मैं आपको ज़ाहिर बात है ये रिकॉर्डिंग सबसे मैं शेयर भी करूँगा। मैं आपको 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि एक बात तो ये है कि आप फ़ौरी तौर पे 4-5 सर्टिफ़िकेट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, वो आप अप्लाई कर दो। नंबर 1, आपने डिग्री इन एब्सेंटिया एफसीपीएस की डिग्री। उसके बाद प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट नंबर 2। जी सर। नंबर 3 एक होता है बोना फाइड सर्टिफ़िकेट, ठीक है? जी और सर। नंबर 4 ट्रांसक्रिप्ट, एफसीपीएस की ट्रांसक्रिप्ट। ये 4 पेपर्स के लिए आप अप्लाई कर दो सीपीएसपी में। एफसीपीएस का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एफसीपीएस का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एफसीपीएस की ट्रेनिंग, एफसीपीएस का ये जो है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, ट्रांसक्रिप्ट और चौथा डिग्री इन एब्सेंटिया, ठीक है? एक श्योर ये सर, श्योर सर। फौरी तौर पे कर दे, क्योंकि ये बाद में चाहिए होता है। जब चाहिए होता है तो उस टाइम पे अप्लाई करो तो देर से आता है, तो इसलिए बेहतर है कि फौरी तौर पे एक ही दफा जाओ, जाके अप्लाई कर दो। एक बात हो गई। अच्छा। दूसरी, जी सर। बोलो क्या आप कह रहे हो? नहीं, नहीं, आप बोले, बोले, बोले सर, बोले। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये सर है ये कि हमें मैसेज कर देना। सर ये मैसेज कर दें हमें बिल्कुल कि जो जनाब, हमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी 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 जी, ये आप सुन भी लें और नोट भी कर लें, मैं कर भी दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें एफसीआई की ना इस वक्त लगी हुई है लूट सेल। मैं इसके लिए लफ्ज बोलूंगा लूट सेल, ठीक है? एफसीआई जो है इस वक्त हो गया है टोटल ऑनलाइन। तो मेरी आप लोगों से, सब जो लोग एफसीपीएस के जो पास कर रहे हैं, उनको मेरी ये सजेशन है कि वो जिसको कहते हैं ना बहती गंगा से हाथ धो लें। दे विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग मच।
ऑनलाइन होना है, फीस इतनी भी ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि असल तो खर्चा होता था ट्रैवलिंग का ना, तो ये रिटर्न भी ऑनलाइन है और वाइवा भी ऑनलाइन है। और इस वक्त वो सिचुएशन है कि वाइवा जो है ना वो वाइवे की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो वाइवा जो है वो रिटर्न की फॉर्म में है, यानी कि वो भी जो है वो उन्होंने ऐसा उसका पैटर्न किया है कि वो उन्होंने जो है उसके अंदर एक सिनेरियो देंगे और वो भी लिख के वो वाइवा ले रहे हैं, मतलब बेसिकली वो एक्चुअली इट्स नॉट वाइवा, इट्स प्रॉब्लम बेस्ड, वो आपसे सवाल को कहेंगे और आपको उसके आंसर देने होंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी सब लोगों को हाई रिकमेंडेशन है कि इस वक्त थोड़ी सी आप पढ़ाई के साथ इन टच रहें और आप लोग ये बहुत आराम से ये कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि ज़हन में रखें कि एफसीपीएस तक की जो पढ़ाई है ना वो तो है आपकी ऐसी कि आपने पढ़ना है, जैसे मिसबाह उल हक बहुत ध्यान से खेलता है, बहुत ध्यान से बैटिंग करता है, आउट हो गया तो पीछे कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन अब आपको खेलना है आफरीदी की तरह, नो वरी, ठीक है ना। अच्छा सर, जी 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 हेलो जी 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 सर, ये एफसीआई पार्ट 2 का एग्जाम है ये जो आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, एफसीआई फाइनल जो मैंने किया हुआ है ना, देखो हमारे अच्छा सर, मैं सर कराची में बैठ के दे सकता हूँ अभी एग्जाम? वो बिल यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरा सवाल बात नहीं सुनी है, ऑनलाइन है। नहीं मेरे सुनिए सर, आप मुझे थोड़ा सा और गाइड कर दें। जी जी, मैं मतलब बेसिकली देखें, वो आपको इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें अप्लाई कर दें फौरन, ठीक है। और इम्तहान नेक्स्ट अटेम्प्ट बनेगी फरवरी में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत डिले हो गया, वरना तो आप अक्टूबर में ही दे सकते थे, लेकिन अक्टूबर की तो दाखिले जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो आपने डायरेक्टली जो है आपने फरवरी में आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। एक तो ये चीज ये है, और जिसने मतलब देखें यहाँ पर पाकिस्तान में रहना है तो आप अपने दिमाग में कर रखें कि आप कोशिश करें कि फर्स्ट जनवरी से सेकंड फेलोशिप जिसमें भी आपको मिलती है, जहाँ पे भी मिलती है, नहीं जो नहीं भी सर, कराची में नहीं सर, पाकिस्तान में नहीं रहना सर। अच्छा, मैं एक बात आपसे हो गई, मतलब मैं बिल्कुल अगला अगला भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर आपने इंग्लैंड, जाहिर बात है सबसे आसान तरीका है कि आप इंग्लैंड जाएं, और इंग्लैंड जाने के लिए आप क्या करें कि आप जो है वो ओईटी की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, ओईटी की तैयारी शुरू कर दें। और ओईटी की तैयारी के लिए भी मैं ये कहूंगा कि बजाय इसके खुद पढ़ने के प्लीज अकेडमी ज्वाइन करें, मतलब कोई ऑनलाइन ऐसा सिलसिला ज्वाइन करें। कई सोर्सेज हैं, एक का मुझे भी पता है, ब्रिटिश एजुकेशन सेंटर है, आप फेसबुक पे लिखेंगे ब्रिटिश एजुकेशन सेंटर, तो वो एक बेसिकली इदारा है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो आप ओईटी करें और आप इंग्लैंड जाएं। अच्छा, उसके साथ ही आज ही मैंने एक पेपर शेयर किया है, दैट इज फॉर सीजर, सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार। तो वो लोग के जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए भी है, और वो लोग के जो अब अगले नियर फ्यूचर में यूके जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, कि वो ये करें कि वो अपनी ट्रेनिंग को उस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी लॉग बुक बनाएं, जो चीजें उन्होंने मतलब लाइक ये कि उनकी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एक समझना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, तो वो लोग के जो इंग्लैंड में हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। मुझे इससे ज्यादा उनकी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके अंदर आपको सारी जो आपकी चीजें हैं ना, जैसे आपने कितने केसेस करवाए हैं, आपने कितनी रोटेशंस की हैं, आपको सारा उस पैटर्न के हिसाब से अपनी लॉग बुक बनानी है। तो वंस यू आर हियर, while you are here, it is easier for you to prepare those papers, ठीक है। जी नासिर, क्या सवाल है आपका? अच्छा डॉक्टर जिशान सर, ये जो एफसीआई पार्ट 2 के लिए जितना हमने पढ़ा है ये इनफ है या इसके लिए और कुछ पढ़ना होता है? देखें, मैं आपको बताता हूँ, एफसीआई जो है ना वो बिल्कुल एफसीपीएस की कार्बन कॉपी है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि बहुत सारी चीजें तो आपको रगड़ा लगा है तो आपने वो सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। वो बेसिकली वहां पर होता ये है कि वहां पर वो इन अ वेरी स्लैंग के उन्होंने जिस तरह आप ये समझ लें कि हर चीज के उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए, ठीक है, एंड दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। तो एजीबीआई के जो वेबसाइट पे उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसकी समरीज एंड रिकमेंडेशंस आप पढ़ लें। और ये सारे जो जूनियर्स हैं वो प्लीज अभी अगर देखें, वो पूरी गाइडलाइन नहीं पढ़नी होती है एक एक लाइन, उसमें से सिर्फ आपको रिकमेंडेशंस और जो समरी होती है वो पढ़नी होती है, ठीक है। तो वो एजीबीआई की वेबसाइट पे भी मौजूद है, और मैंने जो आर्टिकल्स का फोल्डर है उसमें इंडिविजुअल वो हर गाइडलाइन को मैंने उस यूनिट से रिलेटेड उसमें डाल दिया है, लेकिन बहरहाल आप वो वेबसाइट से भी उसको ले सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपने
जो उसकी कुछ MCQs की किताबें, अब तो देखें हम लोगों ने जब किया था उस वक्त तो ये किताबें अवेलेबल नहीं थी और हम लोगों के लिए बिल्कुल नई थी ये चीज़ें, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारों ने तो वो किताबें पढ़ी हुई हैं जो मैंने FCI में पढ़ी थी, यही बगदादी और यही FRCA के MCQs, यही सारी चीज़ें। तो उन्हीं उन्हीं में ही आपको चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। वाइवा थोड़ा सा क्रूड होता है, रिटर्न थोड़ा सा उसी की ही फाइन रिफाइंड फॉर्म होती है, समझ ठीक है ना? तो आपको उसी को ही थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा चीज़ों को, जो अच्छा MCQs के सर, स्टाइल में, क्योंकि उसका पैटर्न यही होता है, 10 SAQs होते हैं और 100 मतलब 100 MCQs मुख्तलिफ स्टाइल में, वहाँ पे थोड़े से उसमें कुछ पोर्शन होता है चूज द बेस्ट का और कुछ उसमें पोर्शन होता है ट्रू फॉल्स का, ठीक है? वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, वंस मैंने जब किया था तो उस वक्त चूज द बेस्ट कम थे और मल्टीपल ट्रू फॉल्स ज्यादा थे। अब उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसके अंदर चूज द बेस्ट 60 है मेरे ख्याल और 30 जो है वो चूज द ये ट्रू फॉल्स। जी नासिर। अच्छा सही है सर, सही है। अच्छा यानी मतलब उसके अंदर सर BCQs भी होते हैं और SAQs भी होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, और सर ये सर पाकिस्तान में कहाँ पे होता है ये एग्जाम सर? देखो मैं आपको बताऊं ये एग्जैक्टली मुझे इसका पैटर्न किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ये आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन हो रहा है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देंगे। अब वो कहाँ पे होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स ऑनलाइन। अब वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पर होता है, जहाँ पर भी होता है वो आप जा सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो ऑनलाइन होगा, यानी कि दे विल बी ऑब्जर्विंग, कैमरा लगा के जिस तरह होता है ना उस तरह होगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर जिशान, इस वाइवा के लिए वो उसके लिए आइलैंड आना पड़ेगा? नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। वाइवा भी ऑनलाइन हो रहा है और दैट इज एक्चुअली नॉट वाइवा, वो उसको भी उन्होंने सिनेरियो बेस्ड करके उन्होंने कहा है कि आप उसमें मैनेजमेंट लिख के दें, यानी कि बेसिकली इन ट्रू रियलिटी इट्स नॉट वाइवा, इट्स रिटर्न, यानी कि FCI का रिटर्न को ही उन्होंने, एक रिटर्न भी होगा और उसके बाद जो बेसिकली जो उसको स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्जामिनेशन कहते हैं उसको भी उन्होंने रिटर्न फॉर्म में कर दिया है, तो आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, ठीक है? तो ये इसके लिए मैंने जो लफ्ज बोला ना लूट सेल, ये सब लूट सेल लगी हुई है, तो आप लोग इससे फायदा उठा लें, क्योंकि असल खर्चा होता है आने जाने में। ट्रैवल, आप यू कैन नॉट इमेजिन कि एक एक इम्तहान पे कितने कितने पैसे लगे। मैं तो ये कहता हूँ कि उससे मैं पता नहीं एक घर तो मैं खरीद ही लेता एक्स्ट्रा, इतने पैसे मैंने। माशाल्लाह अभी भी खरीद सकते हैं सर आप इंशाल्लाह। अच्छा, और इस वक्त बहुत सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अल्लाह के फजल से सारे मसरूफ लोग हैं, कोई भी नहीं, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए नया था या कोई ऐसी चीज के जो आपको अनयूजुअल लगी थी? नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मतलब सर जिशान। जी हाँ, अतीक प्लीज फीडबैक प्लीज। अतीक आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि नाउ यू आर, आप थोड़ा सा अपने आप को किया है, तो प्लीज आप जो है वो कुछ बोलिए। अच्छा सर, इसमें ये था कि कुछ बाबे जो है ना वो ऐसी शक्ल लेके बैठे होते हैं कि जैसे वो ना जैसे आपको खा रहे हों, लिटरली स्पीकिंग सर। तो वो ना कोई एक्सप्रेशन देते हैं ना कोई, कुछ लोग तो इनकरेज करते हैं, वो जो यंग एग्जामिनर होते हैं वो इनकरेज करते हैं, जो बाबे हैं ना स्पेशली हमारे जो रिटायर्ड बाबे हैं वो स्पेशली वो ऐसे आपको देख रहे होते हैं जैसे कोई आपने कोई मतलब जैसे कोई दुश्मन हो उनको, और दे वर नॉट फ्रेंडली। और इसमें सर कुछ अपनी गलतियां भी होती हैं और आपको वो अपना यू हैव टू, आप कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, जैसे कि कम अल्फाज बोलना, कम अल्फाज में से कम वर्ड्स में से ज्यादा उसको बताना। लेकिन सर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर, जब मैंने आपके वाले अल्फाज बोले ना इनको, जो वो वाले जो आप बताते जाते हैं कि फार्माकोलॉजिकल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको सर, वो उसको दे वर नॉट इनकरेजिंग दैट वर्ड्स। इन लोगों के साथ क्या करें सर? नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, असल में अतीक होता उसमें ये है कि कई दफा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस जो होता है वो सारों पे वैलिड नहीं होता, ठीक है? ये जो आपने बताया है ना, ये इसमें चंद एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं, आपकी बदकिस्मती है। अभी मैं बात कर रहा था राबिया जाहिद से, शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उसका तो पेशेंट बायस था, उन्होंने डमी पेशेंट बिठाया था, पहले उसने एक हिस्ट्री दी, जब उसने प्रिपेयर कर लिया तो उसने पेपर से निकाल के दूसरी हिस्ट्री बताई, तो एक्चुअली शी शुड हैव रिपोर्टेड इमीडिएटली।
लेकिन उसने नहीं रिपोर्ट किया और एक्चुअली ये नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप ये बताते हैं, देखें कई दफ़ा होता ये है कि मैं तो आप लोगों को एक डिफ़ॉल्ट प्लान बताता हूँ, वहाँ पर उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको उस अपने अल्फाज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपको उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन आपकी जो मैंने जितनी आपके साथ ऑब्जर्वेशन में ये थी कि आपका सिर्फ मसला ये है कि यू गो इन टू मच डिटेल्स। तो वाइवे के अंदर वही जो आपने अभी खुद बोला है ना लफ्ज के कॉम्पैक्ट, वो कम खर्च बालानशी, आपको कम खर्च में कम टाइम में आपने उन चीजों को एलैबोरेट करके वो करना होता है। और आई एम 100% श्योर कि आपको उन्होंने जो भी सवाल पूछा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन का वो बहुत टू द पॉइंट आंसर मांगते हैं। एम राइट? अच्छा दूसरा सर एक और चीज थी सर, मैं जो बताना चाह रहा हूँ जी जी, ये बाबे ना जो उधर जाके बैठे होते हैं वो दे वांट टू, वो इसलिए बैठे होते हैं कि मैं सर सबकी बात ही कर रहा, कुछ 3-4 पीसेस ऐसे होते हैं इसमें जो कि आपको वो प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करके आपसे वो चस्क लेने की कोशिश करते होते हैं। तो अगर आप चस्के में नहीं आए तो यू डन इट, अगर चस्के में आ गए और चस्के में आ गए देन मेरे ख्याल में वन शुड बी वेरी उनके बंदा उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बंदा बात करे। अच्छा अतीक भाई डॉक्टर ज़ीशान एक छोटी सी बात। अतीक भाई एक बिल्कुल सर की एक बात बिल्कुल सही है कि अब जो एग्जाम है ना सर, अभी सिर्फ बेसिक आपकी मोटी वर्ड है। वो आपसे ये सुनना चाहते हैं आप क्या करें, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ये सुनना चाह रहे हैं क्या हुआ है कि आपने पेशेंट अगर वो पोस्ट ऑफ पेशेंट को अनकॉन्शियस है या पोस्ट मतलब डिले रिकवरी हो रही है, वो मोटी चीजें सुनना चाहते हैं। वो आज भी एग्जाम में यही हुआ, सिर्फ मोटी चीजें। भाई क्या हुआ, ओपियोइड आपने ज्यादा दे दिया, और क्या हो सकता है, आपने बेंजोडाइजेपिन, क्या करोगे, आपने एलेक्सोन दे दोगे, क्या करोगे, आप फ्लूमाजेनिन दे देंगे। आप यकीन करें किसी ने भी कोई डेप्थ में गए नहीं, लेकिन सिनेरियो में घुमा के कहानी वही है, सिंपल। मैंने ये चीज देखा कि हम जितना डेप्थ में पढ़ रहे थे ना, वो कोई फायदामंद नहीं था, सिर्फ मोटी चीजें। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे अब जो एग्जाम है कि आया अगर आपके पास इस सिनेरियो यू कैन मैनेज इट और नॉट, बस कहानी खत्म। उससे अच्छा, में पास और फेल पे वो कर रहे थे। अच्छा पता है ये पहले भी देखो, मेरी एक बात सुनो, मैंने तो एग्जाम 8 साल पहले किया था ना, तो 8 साल पहले भी यही था, यकीन करो हमेशा यही रहता है। हर दफा कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं, वो आपकी बैड लक होती है, वो अब आप उसका यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, ठीक है? अच्छा एक मिनट डॉक्टर रिफा प्लीज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नॉट मच टू से, लेकिन बस इतना ही कि आई थिंक लॉन्ग केस में और टेबल वाइवा में दोनों में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। टेबल वाइवा 1 में मेरा कल था एग्जाम, उसमें आई हैड डिफिकल्टी विद वो जो लैरिंजेक्टमी वाला एक केस आया था जिसमें ट्रिकोस्टमी की मिस हो गई थी, और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल बर्न्स थे वो पहले 1-2 सवालों में आई टॉपर, तो फिर वो बाकी पूरा वाइवा भी मेरा मैसअप हो गया क्योंकि आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गई और फिर डेफिनेटली प्रेशराइज थी कि पहले 2 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आगे के भी अब गड़बड़ ही होने हैं, तो वो वहां पे थोड़ा सा मसला हो गया। विद द लॉन्ग केस मुझे जो थोड़ा सा लगा कि उन्होंने मुझे सिनेरियो पहले नहीं दिया, तो दे जस्ट आस्क्ड मी टू गो अप्रोच द पेशेंट। द पेशेंट ने कहा कि मुझे गर्दन में गिल्टी है, तो आई पॉसिबली अज्यूम कि वो थायराइडेक्टमी का ही केस होगा क्योंकि मैंने पूरा एग्जामिनेशन पूरी हिस्ट्री थायराइड पे ले ली। जब मैं एग्जामिनर के पास टेबल पर गई एंड आई आस्क्ड हिम फॉर लैब्स, तो बेसलाइंस के अलावा सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वो सारा कुछ करने के बाद मैंने थायराइड फंक्शंस पूछे, तो उन्होंने कहा थायराइड फंक्शंस आर नॉर्मल। अच्छा, अब क्योंकि मैंने अपने दिमाग में बनाई हुई थी एक बात कि थायराइडेक्टमी है, तो आई अज्यूम के बायोकेमिकली पेशेंट इज यूथायरॉइड और क्लिनिकली उससे सिम्टम्स हैं। तो मैंने फिर मजीद थायराइड स्कैन पूछा और एंटीरियर लैटरल एक्सरेस, तो उन्होंने कहा आपको ये सारी डिटेल क्यों चाहिए? तो फिर जब मैंने उस पे बताया कि पेशेंट ने गिल्टी की कंप्लेन की है और पेशेंट को ऑब्वियसली उन्होंने सर्जरी तो एज सच बताई भी नहीं थी, लेकिन ये था कि गिल्टी रिमूव करनी है, तो I perhaps was under the opinion कि thyroidectomy है, तो that was the time they told me कि आपने सिनेरियो नहीं देखा, it says elective esophagectomy। अच्छा मैं आपको रिफा, मैं इसी बात पे मैं एक बात करना चाहता हूँ ताकि आपकी इस मौके महल पे मैं इसी वक्त आपको मुखातिब करके मैं वाइड लाउड एंड क्लियर सबको मैसेज दे दूं
क्योंकि आपने जो गलती की है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, द कॉमनेस्ट मिस्टेक एंड द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक इन लॉन्ग केस। यानी कि वो आप ये समझ लें कि आप अपनी सारी मेहनत जो आपने इतने अरसे में की है, नॉलेज की, सब कुछ आप पानी फेर देते। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। आप लोगों को, जो लोग मेरे साथ इन टच हैं, वो मैंने कई दफा एक लफ्ज मैंने बोला है कि एक मैंने फाइल, मेरी को खुदा की कसम मैंने कोई, वो तो उसमें बहुत गलतियां होंगी, लेकिन मैंने एक चीज बनाई है, इसको मैंने लिखा हुआ है एनेस्थीसिया प्लानिंग। ठीक है, वो एनेस्थीसिया प्लानिंग की जो फाइल है उसमें मैंने क्वेश्चंस, वो डिफॉल्ट क्वेश्चंस कि जो आपको वहां पर मैं इन स्लैंग में बोल रहा हूँ कि वहां पे इंसान के बजाय अगर कोई जानवर को भी बिठा दिया ना उन्होंने, तो आपने वही सवाल पूछने। यानी कि यू डोंट हैव टू प्री डिटरमिन योरसेल्फ दैट द वाइवा विल बी दैट वन, ओके, इन द सेंस कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, लेकिन आप वहां पे प्री डिटरमिन नहीं हो कि जैसे ये आपने किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की एक सिनेरियो मेरे एक दोस्त के, बहुत ही चैंपियन दोस्त के साथ हुआ था, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन वो क्या हुआ कि उसने बेसिक जो उसकी चीज थी उसको मिस करके वो अपने हिसाब से उसने वाइवा को डिक्टेट करने की कोशिश की, और वो फंस गया। और आपने भी ये गलती की है कि जैसे आप खुद बता रही हैं कि मैंने प्री डिटरमिन कर लिया और मैंने हिस्ट्री सारी उस पर ली। तो एक तो मैसेज यहाँ पर ये है कि देखें, वहां पर आपको एक पेशेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, पेशेंट से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वो पेशेंट ऐसा ही है कि वो अम्मा आपको कहानी सुना रही है और आपने उससे बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन आपने उससे अपनी बातों को एक्सट्रैक्ट करनी। उसका तरीका ये है कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो दैट्स अ वन थिंग, और जो सेपरेटली जो बाकी चीजें हैं आपने उनको तमाम सिस्टम को आपने एवेलुएट करना है। जब अगर आपने जैसे ये आपको बता रही है ना गिल्टी, तो आपको नहीं प्रीज्यूम करना चाहिए। कैसे आप कह सकती हैं कि नेक में अगर है तो नेक में थायराइड के अलावा कुछ नहीं होता? तो वहां पर जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपने उन सारे स्ट्रक्चर्स को रूल आउट करना होता है, और आपने प्री डिटरमिन तो कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो ये एक आपने बेसिकली वो मिस्टेक की कि अनफॉर्चुनेट थी, और लेकिन देखें, डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। इंसान जिंदगी में जीत से भी सीखता है, लेकिन हार से वो सीखता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, खुदा की कसम, अगर आप लोग मुझे समझते हैं ना कि मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा, मैं एक लग रहा है कि मैं इस वक्त ऐसे तोते की तरह बोल रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैंने कितनी तकलीफ उठाई है और मैंने कितनी लो लेवल से अपने आप को एलिवेट किया। तो इसलिए बिल्कुल आप डिसअपॉइंट ना हो इस बात से कि ये क्या हुआ। लेकिन मैसेज इसमें मेरा सबको ये है कि देखें, एक डिफॉल्ट प्लान हिस्ट्री का, एक डिफॉल्ट प्लान एग्जामिनेशन का, वो आप लॉन्ग केस में अगर आपने अपने रिफ्लेक्सेस को पहले से ही ट्यून नहीं किया, वहां पर पेशेंट तो आपको घुमा देगा। बिल्कुल, पेशेंट तो वहां पर एंजाइटी में, नर्वसनेस में आप ऐसा घूमेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने उसकी चीज को पिक करना है, नो डाउट, लेकिन आपने बाकी सारी चीजों को, अगर आप इसमें अगर बाकी सारी चीजों को देखती ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता चल जाता कि ये सिर्फ थायराइड नहीं होगा, इसके अंदर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, अनलेस वो जब आप इन्वेस्टिगेशन पूछते तो आप उसमें डिफरेंशियल में बात कर सकते थे। तो ये आपने आपसे मिस्टेक हुई, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, ये जिंदगी में अल्लाह कभी किसी को दे के आजमाता है, कभी किसी से ले के आजमाता है। मैं तो यही बात आपको कहूंगा कि जो है ये, इस चीज को आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं लेंगी तो यू विल बी इन अ विशियस साइकिल। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज को पॉजिटिव लेना है। तो ये जो अभी जो अतीक भाई ने भी जो बात की थी, वो नो डाउट, वो तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो बहुत चेंज होने वाला है। पेशेंट बायस होता है, तो पेशेंट को तो इंटरनेशनल एग्जाम्स में मेजॉरिटी एनेस्थीसिया में उन्होंने पेशेंट को खत्म करके डाटा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट बायस होता है। भाई एक बंदा, अब एक कोई पठान पेशेंट आ गया है, कोई सिंधी पेशेंट है, आपको समझ ही नहीं आ रही। पेशेंट एक पेशेंट है जिसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, अब आप कैसे उसको डील करेंगे? तो एग्जाम में पेशेंट इज अ बायस, पेशेंट बायस होता है। ठीक है, तो आपको डाटा दिया जाए और डाटा से आपको, क्योंकि देखें रियल सेंस में तो आपको वो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप उस सिनेरियो में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या अप्रोच बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं लॉन्ग केस के रेफरेंस से मैं सब लोगों को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दूंगा कि 10 मिनट के अंदर हिस्ट्री, 10 मिनट के अंदर एग्जामिनेशन, और 10 मिनट के अंदर आपने जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन ली है, उनकी बेस पे आप अपने आप को एक समरी की तरफ लेके जाएं, और आपके दिमाग के अंदर जो बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि भाई इसके अंदर कार्डिक रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, रीनल रिस्क फैक्टर कौन से हैं, और पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, और पीओएनवी का रिस्क फैक्टर कौन सा है, ताकि क्योंकि अगला जो वाइवा होगा वो आपका उसी की बेस पे होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिफा, आर यू देयर?
रिफा आप मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने आपको ये कहा कि ये आपको तो उन्होंने आपसे इन्वेस्टिगेशन जब आपने मांगी थी तो उन्होंने आपको कोई हिंट दिया होगा ना उस टाइम पे कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसी नहीं करवाई या आप करवाना चाहती हैं, कोई ऐसी उन्होंने चीज बताई थी आपको? सर बाकी तो सारी चीजें मैंने पूछ ली थी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी पे चेंजेस थी तो एको और आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा लाउड बोले। और आपने सीटी स्कैन आपने चेस्ट का बोला था, सॉरी सीटी स्कैन आपने बोला था? जी सर सीटी चेस्ट बोला था मैंने क्योंकि एक्सरे के ऊपर कार्डियोमेक था और आई परहैप्स फेल्ट के इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ऑल्दो दे सेड के पिक्चर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, इन्फिल्ट्रेट्स नहीं है इस पे। अच्छा आपने आपने जो है वो नेक का एक्सरे बोला था? जी सर, जो थायराइड से रिलेटेड स्कैन्स थे वो मैंने सारे पूछे थे तो दे सेड अच्छा कि दे आर नॉर्मल। अच्छा वो जो स्वेलिंग थी क्या वो उसमें देखें। अच्छा और एक और बात ये कि जब आपने हिस्ट्री ली थी, हिस्ट्री जब ली थी तो जब आपको थायराइड के से रिलेटेड कोई फीचर्स मिले थे उसमें? ट्रेमर्स की हिस्ट्री दी थी पेशेंट ने, उस अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट तो नहीं था, थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री थी बस। अच्छा बहरहाल ये कि देखें ये अनफॉर्चुनेट है। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद सीए इसोफेगस मेरा लॉन्ग केस मैंने 1 2 3 दफा इम्तिहानों में से एक इम्तिहान में प्रेग्नेंट पेशेंट में सीए इसोफेगस फॉर इसोफेजेक्टमी, दैट वाज माय केस। ठीक है, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि ये मैं भी उस वक्त टाइम पे मैं शायद हैरान परेशान होकर देख रहा था कि ये मेरा वाइवा होना क्या है। तो एक्चुअली वाइवा टोटल मेरा एनीमिया पे हुआ था क्योंकि वो प्रेग्नेंट पेशेंट थी, कैंसर था और इसोफेजेक्टमी की इसोफेगस के सीए में आपकी ओरल इनटेक बहुत पुअर हो गई थी, तो उन्होंने बेसिकली वाइवा जो है वो लिया था एनीमिया के ऊपर। ठीक है ना, तो सर इवन कल वाला वाइवा भी मोर और लेस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो उससे रिलेटेड चीजें नहीं थी बिकॉज़ पेशेंट वाज डायबिटिक, पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव, तो जी जी the initial first part of the viva तो diabetes और hypertension पे था, but then obviously the conduct of anesthesia उसमें definitely esophageectomy की सारी डिटेल थी जी एंड अभी मैंने करवाई भी नहीं थी तो फिर अप्रोचेस एंड पोजीशनिंग एंड कौन सी ट्यूब मिलनी है उस पे भी डेफिनेटली आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट विद इट। चलें ये आपने मेरे वाइवे की याद ताज़ा करा दी है क्योंकि मेरा भी यही पेशेंट था, सी ऑसोफेगस और अप्रोचेस। बाय द वे मैंने भी कभी इसोफेजेक्टमी नहीं कराई थी और अगर कराई भी थी तो वो मेरे दिमाग में ये था कि वो तो एब्डोमिनल अप्रोच से होगा, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसकी कोई थोरेकोटमी की अप्रोच भी होती है। ठीक है, तो वो एनीवेज वो वक्त के साथ सीखता है। इसमें एक और मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा कि प्लीज, जो मैं अभी चंद दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्जरी रिलेटेड कंसर्न्स, और सर्जरीज की मैंने एक मैक्सिमम पॉसिबल एक लिस्ट बनाई है, तो वो आप उसमें से हर सर्जरी की एक एक दो दो अल्फाज आपको या पता होने चाहिए कि उस सर्जरी के स्पेसिफिक चीज क्या होती है। बाकी तो देखें सारी सर्जरीज में सारी चीजों में बातें तो वही होती हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक जो सर्जरी रिलेटेड चीजें होती है ना उनके बारे में एक एक दो दो बात अगर आपको पता हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो अच्छा टेबल वाइवा आपका कल वाइवा था रिफा? जी सर कल था मेरा वाइवा। अच्छा चलें बहरहाल देखें मैं आपको और अतीक की हिम्मत को मैं दाद दूंगा क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई किसी स्टूडेंट की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है कि वो इस वक्त करे, तो प्लीज डोंट टेक इट एट योर हार्ट। ठीक है, और आप इसको एक अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस समझें और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और जरूरी नहीं होता कि एक दफा अगर कोई एक आप समझ लें कि बैड लक कह लें या आप उसको एक अनफेवरेबल आप सर्कमस्टांसेस कह लें, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर दफा ऐसा हो। तो आप अपना एक तो मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा 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 आप इन टच रहें, ये ना हो कि अब 6 महीने के लिए आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। तो वो इतना भी है कि अगर आप डिस्कशंस के साथ इन टच रहते हैं ना तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो थोड़ी बहुत ये गलतियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी जी राबिया सर एक और बात इसमें कि जी एग्जाम स्ट्रेस जी जी रिफा प्लीज थोड़ा सा लाउड। अच्छा सर इसमें एक और बात है कि उस टाइम पे आई मीन जब अदरवाइज हम आंसरिंग कर रहे होते हैं या वाइवा दे रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल बहुत मिनिमम होता है, विद दैट एग्जाम स्ट्रेस एंड दैट एंजाइटी उसमें आंसर्स भी कंपाइल नहीं किए जा रहे थे
देखो और वो इसीलिए तो मैं देखो रिफा मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की है, तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट करेंगे कि कुछ चीजें आपकी सेकंड नेचर हैं, ठीक है। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिलीव मी। वाइवे के अंदर पढ़ने को मैं कहूंगा 40%, 60% मैं कहूंगा बोलने को। आप बोलें बोलें बोलें, आप बोलती रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस की ना, तो आपका वाइवा आप अपने आप को बहुत डाउन एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द टाउन, एवरीथिंग, आप इस वक्त अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात अपने दिमाग में ला सकती हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब प्रैक्टिस कर लेंगी ना, जब आपको ये पता होगा कि क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो नॉलेज का चक्कर नहीं होता वाइवे में। मेरी ऑब्जर्वेशन है 40% इज नॉलेज, 60% इज योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, योर मतलब लाइक अप्रोच जो होता है ना, वहां पे पेशेंट की अप्रोच, पेशेंट से आप किस तरह बात कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एनीवेज अल्लाह आसानी करे। अच्छा, राबिया ने ज्वाइन किया। राबिया प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। राबिया जाहिद, अनम्यूट कर लो। राबिया आपको आवाज आ रही है? राबिया आपको आवाज आ रही है? अच्छा, और अभी एक और किसी ने भी हैंड रेस किया था, ये हाँ भाई। जी परवेज, वेलकम भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। पहले राबिया से ले लें फीडबैक, परवेज इससे अगला आपका नंबर। जी राबिया प्लीज। वालेकुम अस्सलाम जी। आप प्लीज बताइए, क्यों आपके साथ जो आज वो बायस हुआ है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, ये बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो आपको एक तो रिपोर्ट करना चाहिए था। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे था कि शायद इसको एग्जामिनर भी इसी तरह ले रहे हैं कि हाँ ये ठीक है और मुझे देख रहे हैं। पहली बात ये कि एग्जामिनर जो थे वो मैं अपने जो पेशेंट था वो मेरा ख्याल है जो बनाया था उन्होंने, कोई वर्कर था उनका, कोई चौकीदार था, और वो पठान था, एंड ही वाज थिंकिंग अ लॉट। मैं एक चीज ये मुझे बड़ी अजीब सी लगी, और उसके पास तकरीबन 3-4 मोबाइल्स थे उसकी जेब में, एंड वाज नॉट प्रॉपर्ली, वो उस लैंग्वेज में बोल नहीं रहा था। पहले उसने सारी अपने हिसाब से हिस्ट्री दी, फिर उसे एकदम याद आया कि उसको जेब में तो कोई कागज दिया हुआ है इन्होंने, तो फिर उसने उसके हिसाब से देना शुरू कर दिया। पहले उसने कहा मेरा गुजर बसर ठीक हो जाता है और मैं जो ना अपने घर में रहता हूँ, थोड़ी बहुत उसने देखा, मैं तो जब कागज में देखा तो उसने पढ़ के बताया कि जी मेरे तो मैं जॉबलेस हूँ 5 साल से, और मुझे स्मोकिंग की हिस्ट्री। पहले कहता है मैं ठीक चल फिर लेता हूँ, और फिर बाद में कहता है ओ मैं 2-4 फलांग में नहीं चल सकता। मैंने कहा आप काइंडली इस पे से देख के मुझे बता दें जो जो आपके पास है। तो फिर उसने मुझे चीजें बताई जिसमें मेरा टाइम लगा। मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मुझे एकदम से आई वाज अलार्म्ड कि ये तो उल्टी हिस्ट्री बता चुका है और इसके पास लिखा कुछ हो रहा है, तो मेरा तो केस ही उल्ट हो जाना है। और मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करी थी कि मेरे एग्जामिनर्स ये चीज को कंसिडर करेंगे। फिर 2 दफा मेरे एग्जामिनर मेरे पास आए और उन्होंने कहा आप आहिस्ता हिस्ट्री लें। वो मुझसे दूर बैठे थे, मैं चाहती थी वो सुने कि मैं क्या हिस्ट्री के पॉइंट्स बोल रही हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि मैं हिस्ट्री किस तरह की ले रही हूँ, उसमें भी मेरे नंबर लगने हैं। एंड ही वाज सेइंग कि आहिस्ता बोलें, दूसरी तरफ एग्जाम हो रहा है। तो मैंने कहा सर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप दूर हैं तो आपको मेरी हिस्ट्री आवाज आए, बट ही वाज सेइंग कि आराम से बोले, हम देख रहे हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब मैं उधर गई हूँ हाईवे पे, मतलब मेरा 2-3 मिनट 4 मिनट समझ लें लेट हुई, तो उसने मेरी एग्जाम में मुझे कहा कि लैब्स आप लेंगी। मैंने कहा जी सर मैं लैब लूंगी। अच्छा बताएं क्या लैब? सारी लैब्स बोली, तो उस पे एंड पे कहते हैं कि पीएफटी एक मुझे सिर्फ इतना बता दें, सीओपीडी का मरीज जो है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का कैसे हो सकता है, जबकि उसके पीएफटीज भी यही बता रहे हो कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है और उसके एक्सरे में भी हो। तो ही वाज सेइंग कॉन्टिन्यूसली कि ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, तुमने एक्सरे नहीं मांगा इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है। मैंने कहा सर ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसके पैरामीटर्स ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के हैं, ये एक्सरे पे बता रहे हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का है। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो किस चीज पे, मतलब हैड ही मेड हिज माइंड कि वो नहीं अब मुझे किसी तरह फंसा के क्लियर नहीं करना चाह रहे। मेरी गलती होगी
कि मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, मैं फंबल कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया कि ये पॉइंट क्या था। फिर उसके बाद रीजनल अगर मैंने दिया, लंबी सर्जरी थी, रीजनल दिया, तो रीजनल दूसरी 2-3 मेरी फ्रेंड्स ने डिस्कस मैंने किया देयर पास, उन्होंने कहा कि एग्जामिनर्स वाज प्रीटी दे वर सेइंग कि अच्छी ऑप्शन है, ठीक है आपने कौन लगाया सी है कि सर्जरी अच्छी थी, कौन सी सर्जरी थी? सर सिस्टेक्टमी थी और जो है वो कह रहे थे कि लंबी सर्जरी है तो आप इसमें इतना लंबा आप करवाएंगे स्पाइनल, तो मैंने कहा सर अच्छा सर राबिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक दो बातें सिर्फ मैं ऐड कर दूं। रेडिकल जी सिस्टेक्टमी काफी मेजर प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो शायद इट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट इन रीजनल एनेस्थीसिया इन सीओपीडी पेशेंट, क्योंकि वो इतनी देर तक फ्लैट नहीं रह सकता। चले सर ठीक है। उसके बाद मैंने वो जीए पे आ गया कि आपने आईसीयू का बताया था कि ये पेशेंट आईसीयू में जा सकता है या जाएगा? मैंने यही बताया कि सर डिजीज कंट्रोल्ड नहीं है, इसके तो एक्टिव डिजीज है और जीए में भी इसके रिस्क हैं ब्रोंकोस्पैज्म में पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन के, तो उसकी वजह से भी जो है ना मैं इसको चाह रही हूँ कि रीजनल में ये लगे और पोस्ट ऑफ पेन और ये सारा कुछ। और अगर अच्छा, ऐसा अगर आपने कैंसर से रिलेटेड बात की थी? जी मैंने कहा कि वेट लॉस पूछा मैंने। नहीं, एक सेकंड। कैंसर से रिलेटेड एनेस्थीसिया के कंसर्न्स इन अ पेशेंट विद पल्मोनरी डिजीज, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से रीजनल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर इस तरह की बात थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का जिक्र किया था। किसकी? कौन सा? जी मैंने बताया था, मैंने उसे बताया था कि मैं थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का करूंगी और जो है रिस्क वर्सेस बेनिफिट बताया उसके साथ और सर्जन से डिस्कस करूंगी उसके बाद। कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का जिक्र किया था। कीमो रेडियो थेरेपी की तरफ वो आए ही नहीं सर, वो मतलब वो सिर्फ वो बेसिक्स पे रहे, पैथोफिजियोलॉजी उसके ऊपर, और उसके बाद अपनी अप्रोच बताना, मतलब आप अपना क्या करेंगी। दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं कि क्या एक पेशेंट जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का भी पैटर्न हो, क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव डिजीज हो सकती है? सर हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसके पीएफटीज अगर यहाँ पे लोग हैं तो उनसे पूछें कि उसके पीएफटीज में क्या वो वैल्यूज थी जो रिस्ट्रिक्टिव वाले मरीज की होती है। नहीं, वो आपकी सही बात है। बहरहाल देखें, ये मैं आपको ये बताऊं, इट्स अनफॉर्चुनेट, आपका बायस था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको फौरन स्विच कर लेना चाहिए था अपने माइंड। आप अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब आपको हाथ पांव फूलने शुरू हो गए ना आपके, तो आप अपनी वो चीज के जो नर्व्स है ना वो आ गई। जब नर्व्स आ जाती है ना बीच में, एक बात, दूसरी बात, एग्जामिनर से कभी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करते। सर मैंने नहीं किया, मैंने चुप हो गई जब उन्होंने ये कहा ना कि आप जो है ये रिस्ट्रिक्टिव कैसे, ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे, अगर तुम एक्सरे ध्यान से देख लेती तो ये रिस्ट्रिक्टिव है, तो मैं खामोश हो गई। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने अपने ऑब्स्ट्रक्टिव के बता के मैंने सॉरी किया। फिर उसके बाद वो चाह रहा था कि जी तुम जिए, मैंने कहा सर मैं अगर ये काम जीए में बिल्कुल जीए भी ऑप्शन है इसके लिए, लेकिन आफ्टर सारे फिर मैंने उसको पैरामीटर्स बताए कि मैं उसके एयरवे के रिफ्लेक्सेस ब्लंट करते हुए और उसको प्रॉपर वेंटिलेटर जो पैरामीटर्स हैं सीओपीडी के मरीज को जिसको एयर ट्रैपिंग से बचाऊंगी, और उसके सारे पैरामीटर्स बताए कि मैं इसके टाइडल वॉल्यूम कम रखूंगी, रेस्पिरेटरी रेट कम रखूंगी, मैं इसके जो है ना एक्सपायरी टाइम ज्यादा रखते हुए और इसको फिर ब्लंट करके इसके रिफ्लेक्सेस आउट करूंगी। तो और पोस्ट ऑफ मैं इसको मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया उस तक वो गए थे। और मैं आपको बताऊं राबिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली ना अगर कोई ये कहेगा ना कि मैंने सिस्टेक्टमी, रेडिकल सिस्टेक्टमी जो कि इवन 8-8 10-10 घंटे का भी प्रोसीजर हो सकता है, अगर वो प्रैक्टिकली बोले ना कि मैं करवा सकता हूँ, तो वो तो ठीक आंसर है। लेकिन जीए के अंदर, ये एग्जाम के अंदर ना, एग्जाम में देखें आपने पेशेंट करवाना तो नहीं है ना, आपने सिर्फ एक कहानी सुनानी है। तो कहानी के अंदर आपने ये बेसिकली देखें, वो हुआ ये कि आपका स्टार्ट ही खराब हो गया। स्टार्ट में ही उन्होंने आपको 2-3 बातों पे पॉइंट आउट कर दिया, आपको हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम हो गई, आप उस चीज को पिक लाइक कि आप उस स्पीड ब्रेकर पे आपका सारी मॉर्फोलॉजी हिल गई, ठीक है। और उसके बाद आपने जो रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में भी बात हो गई, काउंटर आर्गुमेंट, फिर उसके बाद उन्होंने आपको ऊंची आवाज वाली बात पे भी काउंटर आपसे कर लिया, तो वो मल्टीपल चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपने मोड ऑफ एनेस्थीसिया, जो अगर आप मेरे से पूछे ना,
एग्जाम मैं आपको अभी मैं आपको एग्जामिनर बन के ना मैं आपको भी साबित कर दूंगा कि आपने की ये अप्रोच गलत थी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि सीओपीडी के पेशेंट में कफ हो सकती है। जी एक ऐसा प्रोसीजर जो इतना लंबा होगा वो नहीं आपको करवाना है। हाँ, अगर आप इसी पेशेंट में पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए आप उसको कहते ना जो है तो वो ठीक होता। दूसरी बात ये कि इस पेशेंट में उसने आपको नहीं भी पूछा था ना, तो उनकी की में होगा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, पेन मैनेजमेंट, बोन मैरो सप्रेशन, चांसेस ऑफ कोएगुलोपैथी कह रहा हूँ, चांसेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि वो सारी चीजें कैंसर के पेशेंट में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और जो सीओपीडी का पेशेंट होता है ना, वो इतनी लंबी सर्जरी के अंदर नहीं रीजनल में वो टॉलरेट करेगा। सर बिल्कुल मेरी गलती है, मुझे इसकी लेंथ ऑफ सर्जरी नहीं पता थी क्योंकि मैंने आज तक ये सर्जरी नहीं करवाई है। और दूसरी बात है, मैं बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली यही जो चीज है जो मेरी कॉलीग पास हुई उन्होंने यही कहा कि मैं इसी में करवाऊंगी, तो उसके एग्जामिनर का ठीक है, वेल एंड गुड, इट्स अ गुड चॉइस था, ठीक है इसमें करवाएं आप, तो आगे बताएं। वो आपकी बात देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मैं रिपीट करूंगा राबिया, आप जो कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग ना एक पर्सपेक्टिव देखते हैं। मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, जिस जगह पे, मैं आपका पर्सपेक्टिव भी मैं ऑनर कर रहा हूँ और मैं दूसरे पर्सपेक्टिव को भी ऑनर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये बात समझ आ गई है कि जब भी कोई एग्जाम में हमें किसी जगह पे पकड़ा जाता है ना, तो बहुत सारी जगहों पे तो ठीक है वो टोटली थ्योरेटिकल चीज होती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी कि जिसके अंदर आपसे ये डेफिनेटली, तो इसलिए आप डिसहार्ट ना हो। मैं देखो रिफा, आप दोनों रिफा और राबिया की दोनों के अंदर जो कॉमन चीज ये आ गई है कि सर्जरीज को आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया। तो अभी अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली है, मैं यही कहूंगा कि मैं जब आप लोगों को चीजें भेजता हूँ आप लोग नहीं देखते। एनेस्थीसिया प्लान की फाइल, अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है, सर काइंडली कैन यू शेयर एनेस्थीसिया प्लान फाइल। आई एम रेडी टू शेयर 1000 टाइम्स। मैंने तो इस चीज को महसूस ही नहीं करना, लेकिन आप लोगों को खुदा के लिए जो चीजें मैं भेजता हूँ, लिटरली इट्स नॉट अ सोशल मीडिया ग्रुप। मैं आप लोगों को कोई जोक्स नहीं भेज रहा होता, मैं आप लोगों को जो चीज भेज रहा होता हूँ उसका कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, कोई ना कोई मकसद होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं आपको, आप जाहिर बात है, देखें आपसे डायरेक्टली राब्ता रहा, मैंने आपको इतना कहा कि आप बोलने की प्रैक्टिस करो, आप बोलती नहीं हो, आप बोलने की प्रैक्टिस करो, आप बोलने की प्रैक्टिस करो। आपको मैंने 10 दफा रगड़ा लगाया होता है ना, इन लोगों को, बहुत सारे लोग, इनसे पूछो, इस वक्त नुसरत बैठी हुई है, नुसरत को कितना मैं खींचता हूँ, उसकी गर्दन में दबाता हूँ, ये गलत आंसर बोलती है उसकी, मैं आई जस्ट ट्विस्ट हर नेक। ठीक है, तो बात असल में ये है कि आप अब इस चीज को देखें पॉजिटिव लें। जिंदगी में हर चीज का जिस वक्त अल्लाह ने आपको लिख दिया है ना, उससे एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में। तो इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, मायूसी कुफर है। आपको पता है अभी एक हमारे साथ यहाँ पे साथी है फारूक, वो सुबह उससे मेरी बात हुई, उसने ग्रुप एग्जिट कर लिया, अभी शाहरुख पता नहीं फारूक आया है या नहीं। फारूक ने कहा कि जी मैं तो सर, हाँ, अब फारूक बताएंगे। अच्छा एक मिनट जल्दी फारूक, अच्छा आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टे ट्यून्ड, आप सब लोगों को इन डिस्कशन का, जो जूनियर्स हैं, इवन जो एमसीपीएस वाले हैं, वो थोड़ा सा वो जमाइयां ना लेनी शुरू करें, इनमें से बहुत सारी नॉलेज की बातें सेम है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के लिए, ये आईफोन कौन है भाई? और खुरम बसरा आप अपना जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मैं पहले जो आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनसे बात कर लें। जी खुरम, आपका क्या सवाल है? जी सर मैंने मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन मैं ये जो मैडम से आपकी पूरी डिस्कशन हुई है इसमें 3 बातें सिर्फ ऐड करूंगा। जल्दी से करें। एक तो सर, आई हैव हर्ड कि एक डॉक्टर साहब थे, वो पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए ना थोड़े से जैसे लाउड या जैसे थोड़ा सा गैर मुहज्जब थोड़ा सा, तो वो रवैया था, तो ही सेड कि मुझे इसलिए सर ने फेल किया। फिर नंबर 1, नंबर 2 ये कि जब आपसे सही डायग्नोसिस नहीं होती ना, तो एग्जामिनर आपको असेस कर रहा होता है। इट डजंट मीन कि यू डोंट हैव एबिलिटी टू असेस कि आपकी डायग्नोसिस सही है या गलत है। फौरन कंप्लाइंट हो जाए। अगर आपने डायग्नोसिस सही पता लगाई है, तो आप उसके अगले सवाल से आपको सर असेस हो जाता है कि आप ठीक चल रहे हैं। ऐसे ही है या नहीं? बिल्कुल अगर वो आपको आगे से अभी नासिर चला गया ना, नासिर के अंदर भी ये गलती थी। नासिर को मैंने बहुत दफा टोका कि नासिर तुम बहस करते हो, बहस नहीं करना। वहां पर उस टाइम पे वो कहते हैं जरूरत के वक्त तो गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो तो एग्जामिनर है भाई, वो जो कह रहा है माई बाप, एग्जामिनर को फौरन असेस करें सर। और
अगर उसने कहा है कि ये नहीं है सीओपीडी, ये रिस्ट्रिक्टिव, कंप्लाइंट हो जाए फौरन, ओके सर, और उसके 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 दिमाग से सोचना शुरू कर दें। बस सर यही 2-3 बातें थी। चले, थैंक यू। और जी तारिक, आप क्या एक चीज मैं सर बताऊंगी कि मैंने जो है लाउड, इट वाज लाउड एंड क्लियर, इट वाज लाउड एंड ब्लंट, नॉट एट ऑल कि मैं ब्लंट थी या मैं नहीं, वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके बारे में बात हो रही है। मैं वैसे देखिए, मैं आपको अच्छा एक और भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपने बता रही हूँ मुझे इस चीज का, वो ये बात सही कह रहे हैं कि वाकई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लाउड लिटरली दे वर फार अवे और ये इस तरफ करके बैठा, तो मुझे लगा कि वो मतलब जब मैं हिस्ट्री लूंगी तो वो सुनेंगे नहीं, तो फिर वो मेरे हिस्ट्री के अच्छा नहीं राबिया, ये आपकी गलत असम्पशन थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक वो भी वाइवा दिया। मैं आपको इस आप लोगों का एक वाइवे में पहले ये लोग एग्जामिनर आपको पता है पेशेंट पकड़ा के और चले जाते थे, ठीक है। अभी रिफा ने ये बात कही है कि उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं, कमांड नहीं दी, कमांड कोई नहीं देते भाई। वो कहते हैं ये है जी पेशेंट है आपका, खेलो उसके साथ। और पहले तो मुझे याद है अरशद तकी साहब थे, अरशद तकी साहब मुझे छोड़ के जाके चाय समोसे खाने लग गए थे। उस इतना शदीद उसका गुस्सा आता है ना एग्जामिनर्स पे, जो खाना शुरू कर देते हैं, उस आपकी हालत टाइट होती है, वो लोग बैठ के हाँ कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो ये आपकी गलत आपको दिमाग में थी कि वो जरूरी है कि वो आपकी बातें सुने। नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो आपने बिला वजह का पंगा लिया, ठीक है। मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरे वाइवे में एक दफा जब फीमेल पेशेंट थी तो मैंने कहा कि आई वांट अ फीमेल अटेंडेंट, तो गौहर अफशां खुद खड़ी गई, ओके आई एम द फीमेल अटेंडेंट, ठीक है। तो एक्चुअली बात हो रही होती है कि देखें, याद रखें बात, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, इसमें हार और जीत, फेल और पास इज पार्ट ऑफ लाइफ। नो डाउट पास पहली दफा हो जाए तो शायद, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं ना, उनको पास होने का मजा नहीं आता। लिटरली मैं आपको सही बात बताऊं कि जो फेल होके पास होता है ना, उसको उसकी ये वो सही मानों में, मुझे अभी भी वक्त याद है कि मैं एग्जाम देने के रिजल्ट, सर मैं ये बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ये फारूक बताएगा, ठीक है ना। तो फेलियर का जिसने मजा नहीं चखा, उसको जीत का उतना मजा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो राबिया, मुझे पता है इस टाइम पे आप रोओगी भी, चीखोगी भी, चिल्लाओगी भी, अपने आप को भी बुरा भला कहोगी, एग्जामिनर्स को भी बुरा भला कहोगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है। हर चीज अल्लाह के लफ्ज कुन फयकून से होती, तो इसलिए आप दिमाग से बात निकाल दें। अच्छा है आप लोगों को मेरे साथ थोड़े दिन इन्वॉल्व रहोगे, और अब अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करोगी ना, तो मैं यहाँ से ना मैं एग्जामिनर्स को लिख के भेजूंगा कि इसको अगली दफा भी ना पास करें सर। नहीं, इंशाल्लाह सर। हाँ जी, जी आप कौन बताएगा? फारूक आ जाओ भाई। फारूक ने तो लिटरली, मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, फारूक को मैंने फोन किया, फारूक ने मुझे मैसेज नहीं किया, राबिया ने मुझे मैसेज नहीं किया। मैंने कहा लो दी, मेरे दोनों शाहीन जो है ना वो क्रैश हो गए। तो फिर फारूक का तो मुझे लग रहा था ये जाके सीपीएस में बम, एटम बम का धमाका करेगा। हाँ भाई फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से काफी हद तक फायदा हुआ है। और जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम में, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ सर, कि आपके वक्त में वो नहीं थी और अब जो वो आ गई हैं। एक तो ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहली दफा जो पास हो जाए उसको तो पास होने का मजा ही नहीं है। मैं एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की हुई है, मैंने हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। फर्स्ट FCPS फर्स्ट पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। इंटरमीडिएट मॉड्यूल मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, थ्योरी पार्ट 2 की थ्योरी पास करने में मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, और अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैं अभी FCPS का वाइवा पास किया मैंने। तो इंतहा के फेलियर्स मैंने देखे हैं, यकीनन मुझसे ज़्यादा भी लोग फेलियर्स देखते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी दफ़ा फेल होऊंगा, लेकिन मैं हुआ। और मैं अपने एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के बैच में वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंट था, इफ नॉट द बेस्ट चीफ रेजिडेंट रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा फेल होता था और सबको समझ नहीं आता था कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ। खैर, जो मैं ये थर्ड टाइम वाइवा देने गया हूँ, इसमें मेरी पहली टेबल पे वो शख्स बैठा था जिन्होंने मुझे मेरे पिछले वाइवा में फेल किया था। मेरे टेबल वाइवा मेरे लॉन्ग केस में वो खातून बैठी थी जिन्होंने मुझे अपने पहले अटेम्प्ट की सेकंड टेबल वाइवा में फेल किया था। और मेरे थर्ड टेबल वाइवा पे वो शख्स बैठा था जो कि फेल करने में मशहूर है। तो पूरा सिनेरियो ऐसा बना हुआ था कि मैं पता नहीं क्या होगा मेरे साथ।
तो यकीन करें, पहली बात तो ये कि एग्जामिनर्स पास करने के लिए ही बैठते हैं, फेल करने के लिए कोई नहीं बैठता। अगर वो फेल करने के लिए बैठे तो 1% लोग भी पास ना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वाकई डॉक्टर राबिया की बात सुन के मुझे ये एहसास हुआ है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो पेशेंट सीओपीडियन नहीं था, कहीं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज नहीं थी। डॉक्टर फौजिया खान कन्वीनियर थी, उन्होंने पेपर बनाया था, ये सीओपीडी का ही पेशेंट था। और आई थिंक आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, जो भी हुआ बड़ा मिसहैप था। हाँ, उसके बाद आपसे जो गलतियां हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये पेशेंट जीए का ही था, इसको स्पाइनल एपिड्यूरल में ये हो ही नहीं सकता। मैंने रेडिकल सिस्टेक्टमीज बहुत कराई हैं, और जो मेरा वाइवा ले रही थी वो SIUT की थी, वहाँ पे रेडिकल सिस्टेक्टमी रोज दिनों के हिसाब से होती है। तो उन्होंने मुझे पूरा खंगाल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लॉन्ग केस इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद भी वो मुझसे सवाल खत्म हो गए थे। उन्होंने बोला सवाल खत्म हो गया, आपका वाइवा खत्म हो गया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा आपसे सवाल पूछूं, तो वो करती गई मुझसे सवाल, तो होते गए सवाल। टैग पूछती रही, टैग उन्होंने मुझसे बनवाया, जबकि उसका कोई वो सवालों में कहीं पे भी की में नहीं थी। तो खैर वो उस वक्त तो मैं भी खुश था, मैं बताता रहा उनको। तो रेडिकल सिस्टेक्टमी यही में ही होता है। आप उसको एपिड्यूरल जो लगाते हैं उसके पोस्ट ऑफ पेन कंट्रोल के लिए लगा सकते हैं, और पोस्ट ऑफ पेन कंट्रोल के लिए और बहुत सारी मोडेलिटीज है। इसमें पोजीशन भी तो रिवर्स टेंडुलम बनती है, हेड डाउन, अच्छा खासा हेड डाउन होता है। 7-8 घंटे की सर्जरी में स्पाइनल के एपिड्यूरल के साथ हेड डाउन कैसे रह सकता है, इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, ये हो गई बात। फिर जो आ जाती है बातें ये कि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है ना सर, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पेपर पेशेंट है और पेशेंट को चिट्स दी हुई है, तो पेशेंट को पता ही नहीं है कि सही तरह से वाइवा मतलब सही तरह से कंडक्ट कैसे करना है अपने आप को। पेशेंट्स को ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले या शायद 10 मिनट पहले चिट्स दी हैं कि आपसे ये सवाल पूछे जाएं तो आप ये जवाब दें। प्लस ये वाले मेरे एग्जाम में तो फिर भी जो कंसल्टेंट्स हैं वो थोड़े करीब बैठे हुए थे और शायद सुन रहे थे। मेरे पिछले वाले अटेम्प्ट में तो कंसल्टेंट मुझे सुन ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं अपना परफॉर्म करे जा रहा हूँ और वो अपनी बातों में लगे हैं, कोई बातों में लगे हैं, कभी फोन में लगे हैं। तो उसमें मैं कर ये रहा था कि जो मैं कर रहा था वो उनसे कम्युनिकेट करता जा रहा था कि सर अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसा जो उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने बोला अच्छा बेटा कंटिन्यू करो। एक दफा भी ये झड़क के बात नहीं की थी मुझसे कि आप हर स्टेप बता क्यों रहे हो। तो मैंने उनको कम्युनिकेट इस तरह करने की कोशिश की क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ये मैंने जरूर किया था। पेशेंट वेरिएबिलिटी बहुत है, पेपर पेशेंट में ये बहुत मसला है कि वो आपको एग्जैक्ट हिस्ट्री देने में कभी ज्यादातर जो है ना वो आगे पीछे कर जाते हैं। इस पेशेंट को लिख के बताया गया था कि हेमाचूरिया की हिस्ट्री देनी है, सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री देनी है और डिस्निया की हिस्ट्री देनी है। तो वो थोड़े पीछे आगे पीछे हो जाते हैं। इत्तेफाकन मेरे वाले इस वाले पेशेंट ने नहीं किया। पिछली दफा के जो पेशेंट है उसने बहुत मिसहैप्स किए थे, लेकिन वो मैंने एग्जामिनर्स को बता दिया था कि सर यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली थी ये बात। और हमेशा ही मेरे लॉन्ग केस में मुझे कभी भी प्रॉब्लम हुई नहीं है। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती थी वो शॉर्ट केस में ही हुई है। शॉर्ट केसेस में इस दफा आईसीयू जिस तरह पूछते हैं उस तरह आईसीयू पूछा ही नहीं गया। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पेनक्रेटाइटिस का सिनेरियो बना दिया और डेलिरियम का सिनेरियो बना दिया, और नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं इस दफा। इस दफा आईसीयू इस तरह आया है जैसे कि पहला सवाल डायरेक्टली शॉक से आया और शॉक की पैथोफिजियोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स में प्री लोड क्या होगा, आफ्टर लोड क्या होगा और किस एसवीआर किस तरह बढ़ेगा, इस तरह से वो लेके गए हैं जिस तरह से कि कोई फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी या सेकंड ईयर फिजियोलॉजी का एग्जाम हो रहा हो। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो मेरा सवाल इतना अच्छा हुआ भी नहीं है, हालांकि होना चाहिए था, होना जरूर चाहिए था। वो टिपिकल आईसीयू का वो सवाल मुझे लगा नहीं। इसके अलावा कुछ यूनिक, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है सिनेरियो, तो अब यूनिक सिनेरियोज भी आ रहे हैं। इस दफा उन्होंने हमें वोकल कॉर्ड से ऊपर कट थ्रोट इंजरी का पेशेंट दिया कि जिसकी पूरी थ्रोट जो है वो स्लिट ओपन हो गई है और हेमरेज हो रहा है और वो पेशेंट ईआर से आपके पास डायरेक्ट ओआर में आया है, तो उसका आप एयरवे कैसे सिक्योर करेंगे। अब ये ऐसा पेशेंट है कि बुक्स में तो बहुत कम है कि कट थ्रोट पेशेंट आप कहीं पढ़ें या फिर अबव द वोकल कॉर्ड्स या बिलो द वोकल कॉर्ड्स की कोई एलोग्रिदम लिखी हो। ट्रेकियोस्टोमी वगैरह की तो है लेकिन कट थ्रोट की नहीं लगी। तो इसमें जो क्लिनिकल आपने कभी पेशेंट कराया हो तो वो आपके काम आता है।
जैसे कि मैंने उस पेशेंट को ऐसे ही लेके चला कि उसकी ब्लीडिंग, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, लेकिन अब इसको एयरवे कैसे मेंटेन करोगे, सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है। तो उसके आंसर में मैंने उनको यही बताया कि मैंने कहा सर ब्लीडिंग का, मतलब ब्लीडिंग नहीं है बेटा, ऊजिंग है, सिर्फ ऊजिंग है। मैंने ऊजिंग सुन के तो फिर उनको यही कहा कि जहाँ से स्लिट हुआ हुआ है वहीं से मैं जो है गम इलास्टिक बूजी डाल के पेशेंट को इंट्यूबेट कर दूंगा और फिर कंफर्म करके रिलैक्स करेंगे। तो इस पे वो एग्री हो गए कि ऐसा ही कुछ है। मैंने ईएनटी को इन्वॉल्वमेंट बता दी थी, फिर वो पोस्ट ऑप ट्रेकियोस्टोमी हो गई थी पेशेंट की, तो इस तरह वो लेके गए थे। इस तरह यूनिक सिनेरियोज भी अब आ रहे हैं, सवाल भी यूनिक बन रहे हैं। जैसे ईसोफेजेक्टमी का सवाल कल बना था ये। अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ जो आप शॉक बता रहे हो इसमें उन्होंने आपसे ये कहा था कि डिफरेंट टाइप के शॉक को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी 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 सर, जी डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स, सारे शॉक्स की चारों शॉक्स के बारे में पूछा। फिर उसमें प्री लोड में क्या होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ 20 अप्रैल 2021 को मैंने शॉक का क्वेश्चन बना के आप लोगों को ग्रुप में भेजा था। हम भी तो पढ़े हैं राहों में, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको देखिए, याद रखिए बात के वक्त के साथ साथ ना चीजें बदल रही हैं, ठीक है आपसे ये, लेकिन सिर्फ इसके अंदर चक्कर ये है कि सैचुरेशन लेवल आ जाता है ना, तो सैचुरेशन लेवल के बाद वो कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको पता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको शॉक पूछा ना, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं हाइपोक्सिया के ऊपर, बिल्कुल यही चीज होगी और होगा क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। तो शॉक का भी इसी तरीके से है कि ये बेसिकली ये मेरा एक दफा वाइवा था तो उसमें भी एक एटिपिकली मैं कहूंगा उसको, अभी कल परसों मैंने डिस्कस भी किया था कि हाउ विल यू इवैल्यूएट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द पेशेंट इन आईसीयू, इन आईसीयू लाइक कॉम्प्लिकेटेड आईसीयू पेशेंट में आप सीरियस स्टेटस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अब ये कहीं पे भी नहीं मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे सिर्फ चंद अल्फाज के नाम आते थे, एंड पे अगर वो मुझसे कोई एक डिटेल आगे पूछ लेते तो मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता था, सिर्फ पता नहीं मुझे नाम कैसे याद थे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट में लेके फिजिकल टच से लेके एंड तक वो लिडको और पीको तक मैं लेके गया था, ये जब मैं पास हुआ था, ये वसीम इसमा साहब ने लिया था। तो आपने ये जो बताया ना कट थ्रोट वाला, इसके अंदर जो डिफरेंट साइड्स ऑफ नेक होती हैं, ये वो वाला बेसिकली उन्होंने आपसे पूछा होगा, जो उसको क्या लफ्ज बोलते हैं, जोन्स ऑफ नेक, एम आई राइट? जी सर, वो जोन 1 में ही करवाया उन्होंने। हाँ तो बस नहीं, जोन 1 तो उससे मैंडिबल से के पास हो गया ना, तो उससे नीचे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर। और इसी तरीके से वो जो ली फोर्स फ्रैक्चर है वो भी एक बड़ी बकवास चीज है, वो भी पूछी जाती है इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये वो असल 3 साल पहले आ चुका है। हाँ जी, तो ये बेसिकली देखिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अपने आप को किताब से बाहर निकालें। अब किताब का दौर नहीं है, जिस तरीके से हांडी कूटा से मसाला कूटने का दौर नहीं है, इसी तरीके से 2021 में अगर अपने आप को किताबों के रट्टे मार के जिसको घोटा लगाना कहते हैं वो करना है खुदा के लिए, तो देन यू शुड बी हैव अ स्पेस टाइम मशीन एंड यू गो इन 1820। तो 1820 या 1920 में तो आप किताबों के मोहताज थे, 2021 में अगर अपने आप को हांडी कुटा पे को लेके जाएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवेज फारूक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नाउ यू कैन फ्लाई विद फ्लाइंग कलर्स एंड रिलैक्स। और कुछ बातें मैंने अभी स्टार्ट में मैंने बताई हैं, प्लीज आप ये बिल्कुल इस रिकॉर्डिंग का स्टार्ट में सुन लेना। मैंने डिग्री के बारे में और एफसीआई के बारे में बताया, तो वो आप जरूर सुन लेना। नाउ यू कैन लीव। तो जो अपना फीडबैक दे देता है वो रिलैक्स होके जा सकता है। परवेज प्लीज आप बोलो, परवेज किधर गया? थैंक यू सर। परवेज साहब चले गए। ओके जी जी सर मैं डॉक्टर तारिक बात कर रहा था। जी तारिक, क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक सर। सर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात करना चाह रहा था जो मेरी तरह सर थोड़े से, आपको पता ही है कि डेफिशिएंसीज हर एक में रह जाती हैं, तो लेकिन एंड पे सारे पास हो ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तारिक उसमें आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही तारिक। सर उसमें सिर्फ बताना ये था कि जैसे आपने कहा है कि सर के आपने बोलना है, तो सर जो बोलने वाली प्रैक्टिस है सर वो बहुत काम आती है। उसमें
आपने चाहे हाउस ऑफिसर को पढ़ाया हो या चाहे आपने अपने जूनियर रेजिडेंट्स को पढ़ाया हो, इवन उसके पढ़ाने के बाद अपने आप को हर दफ़ा सर असेस करना है कि आप की इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, आपको कितना बोलना आया है, कितनी आपने मेडिकल टर्म्स बोली हैं, कितना आपने एक्यूरेट सर टेबल याद किया हुआ है, या फर्ज करें कुछ भी उसके अंदर कोई अप्रोचेस के नाम याद किए हैं, क्योंकि डिटेल तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन और एंड पे जो आपके चाहे किसी ने सर 2-3 लेक्चर ही अटेंड किए हों, वो आइडिया हो जाता, खास तौर पे आपके जो लेक्चर या जो आपके साथ जो इंटरेक्शन वाली क्लासेस होती हैं, उसका सर इतना फायदा हो जाता है कि आपको अप्रोच और डिजीज के बारे में बताने का ये हो जाता है कि आपने बताना कैसे है, तरीका आ जाता है। तो इसलिए मेरी तो सर ये सबसे यही है कि अब जो आर्टिकल्स हैं आपके, या जिसने जहाँ से भी पढ़ा है उसको वो किसी को भी पढ़ाए, चाहे सर वो कोई जूनियर भी मिल जाए, कोई हाउस ऑफिसर जिसका इंटरेस्ट ना भी हो, उसे आप 1 घंटा आधा घंटा उसका सार खा, लेकिन उसमें फायदा ये है कि आपको वो चीजें रिवाइज हो जाती हैं। बिल्कुल, इसमें मैं ना एक और भी मैं ऐड करूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तरीका, देखें इंसान को, मैं तो हर बंदे को हर एडवाइस, हर तरीका मैं बैकअप बताता हूँ कि आप क्या करें कि रिकॉर्ड करें, आप खुद अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करें एज अ स्टूडेंट, और उसको अगले दिन सुने एज अ टीचर कि भाई ये मैंने बोला है तो ये मुझे मुझे सुनाई सही दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर आपको एक टॉपिक के बारे में आपने एक एमसीक्यू पढ़ा है या आपने कोई एक डिजीज पढ़ी है, अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप सोचें कि एक लम्हे के लिए म्यूट हो जाए और आप सोचें कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है और ये उस बीमारी के बारे में बता रहा है, आप किताब खोल के, और अब आप सुने कि मैंने जो ये बोला है ये क्या वर्थ लिसनिंग है, क्या इसको सुनने के बाद मैं ये सेटिस्फाई हूँ कि मैंने इस बीमारी के बारे में सही बात बता दी है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसका मतलब है यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, तो बाकी ये है कि देखें वो लोग के जो इस वक्त जूनियर्स हैं एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने आप को देखें, अगर आप एमसीक्यू भी इस तरह पढ़ रहे हैं कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप यकीन करें आपकी वाइवे की भी प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ, और अगर आप बोलना सीख गए, एक्सप्लेन करना सीख गए, तो आपके लिए कोई भी चीज को इंटरप्रेट करना मुश्किल नहीं रहेगा। जी अतीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर टोटल और ओवरऑल रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ कि वो छोड़े कि कोई फेल हुए, ओवरऑल रिजल्ट वाज एन एक्सीलेंट रिजल्ट। सर तमाम एग्जामिनर्स जो एक दो तीन लोगों को छोड़ दें, बाकी वाज वेरी हेल्पफुल मतलब वो मेरिट को देख के मैं सारा सबको पास शास किया है। कोई थोड़ा सा कुछ बीच में से सिस्टम में से कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं, जिस तरह हम बोलते नहीं हैं। यू आर 100% राइट। और हम जो है अगर अगर ये आपने जो तरीका बताया ना कि सर जो अगर कोई आपको सुनने वाला नहीं है तो एटलीस्ट अपने अपने आप को वो आप खुद से क्वेश्चन करें, खुद से बोलें और फिर अपने आप को असेस करें। एज ए एग्जामिनर अपने आप को असेस करें, पहले स्टूडेंट असेस करें फिर एग्जामिनर असेस करें, तो देन यू कम टू नो कहाँ पे आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं। और एग्जाम सर आपकी क्लासेस की वजह से आपकी जो आप कर रहे हैं अंत तक मेहनत कर रहे हैं, आप है फारूक भट्ट है, वो तो खैर वो पेड क्लासेस करता होता है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि सर द थिंग्स आर कमिंग और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट। मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी पुराने लोग थे वो सारे के सारे निकल गए हैं और पास हो गए हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन बात है सर। इंशाल्लाह ताला हमेशा जो है ना, जब भी आपका कोई गिरते हैं शेर सवार मैदान में जो है ना, वो इंशाल्लाह दोबारा नए सिरे से आपकी झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। ठीक है ना, तो आपकी सरबराही में इंशाल्लाह ताला वी विल परफॉर्म अगेन। इधर आके महफिल सजाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज्यादा ग्रुप। अच्छा, जो जूनियर सुन रहे हैं बात, कोई जूनियर से मैं सवाल लेके फिर हम खत्म करते हैं, क्योंकि काफी हम लोगों ने लंबी डिस्कशन कर ली है। कोई प्लीज आप लोगों में से कोई जो जूनियर्स हैं कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, एनीवन? अच्छा, आज वाइवा खत्म हो गया ना? आज वाइवा खत्म हो गया ना एफसीपीएस का? अब कल तो नहीं है वाइवा?
नहीं ये खत्म हो गया सर आज अच्छा सब चले खत्म हो मैं गया। सर ये हुआ कहाँ पे है? ये CPSP में CPSP लाहौर में होगा और इस्लामाबाद में होगा मेरे ख्याल से। कहाँ पे हुआ है? CPSP कराची में लाहौर भी हुआ। और CPSP लाहौर CPSP कराची 2 जगह पे हुआ है। जी अच्छा चलें एनीवेज देखें इंशाल्लाह अब ये एक आज मेरे सर पर से बोझ उतर गया कि ये आधी कौम फारिग हो गई है और अब 15 दिन के बाद ये जो है ना MCPS वाले लोग मेरी जान छोड़े तो जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर मैं तवज्जो दूं। ये पता नहीं वाइवा इतना डिले हो गया है कि जो है ना ये मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही। जान छोड़ो भाई तुम लोग सब, ठीक है, ताकि मैं सर इतनी बेइज्जती तो ना करें ना। जूनियर्स हाँ तो जल्दी सर अब FCPS वालों ने दे लिया एग्जाम, अब FCPS वालों को कहाँ अब आपने यही बातें करनी है सर। सर बात सुने, ये डॉक्टर नुसरत है ना, ये लीच है, लीच जहाँ ये पास भी होगी फिर भी जान नहीं छूटेगी। सर कम से कम कुछ नहीं तो एंटरटेन जरूर करूंगी सर ग्रुप में। अच्छा देखें एक दिन आज हम लोगों ने फिर इस तरह कर लिया। कल जो है ना वो मेरा बहुत ही लंबा केस है, मैं आपको उस केस के बारे में ही बता के हम करता हूँ। कल CP एंगल का ट्यूमर है तो नुसरत जल्दी से बता दो कि CP एंगल का ट्यूमर होगा तो CP एंगल का ट्यूमर होगा, एनेस्थेटिक कंसिडरेशन क्या होगी? 52-year-old female, no other comorbidity, presented for cerebropontine angle tumor. What are the anesthetic considerations? 52 years old patient है सर, CP एंगल ट्यूमर है उसको, तो और सब कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं है जी। सर इसका जो है तो इस वक्त तो सर मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं जो इनका सारा वो सुना है ना तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेस हूँ। डिप्रेस ना हो, अच्छा चलो मैं जल्दी से बताता हूँ क्योंकि मैं बंद करना चाह रहा हूँ अब ये डिस्कशन को। देखें CP एंगल के ट्यूमर में या कोई भी है ना तो न्यूरो एनेस्थीसिया के जितने कंसर्न्स होते हैं ना जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड, चलो आप बता दो खुरम। सर यही जो 3 दिन पहले डिस्कस किए हैं। हाँ जी, around the factors which are affecting intracranial pressure. Number 1 इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नंबर 2 आपने मेंटेन करना है सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, आपने न्यूरो मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली जो सेरेब्रोपोंटाइन ट्यूमर होगा या वो मतलब बेसिकली जो CP एंगल ट्यूमर पोस्टीरियर फोसा सर्जरी है या वो प्रोन पोजीशन में की जाती है या वो सिटिंग बीच पोजीशन में है या वो कल उन्होंने कोई और ही पार्क बेंच पोजीशन उन्होंने मुझे बताया कि जी इस पोजीशन में हमने करना है। इसके अंदर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें वाइटल सेंटर्स वहाँ पे करीब होते हैं तो वाइटल सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल सिक्वेले हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंट्रा ऑपरेटिवली भी और पोस्ट ऑपरेटिवली भी। इन एडिशन टू दैट आपको सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और एयर एम्बोलिज्म। तो बाकी सारी बातों के अलावा जो होगी वो यही होगी कि आपने इसमें पेशेंट जो अभी नीचे निगहत ने लिखा था कि पेशेंट रिलेटेड चीजें तो इसके अंदर हो गई कि वो जो उससे रिलेटेड 52-year-old फीमेल है, पोस्ट मीनोपॉजल हो सकती है, पोस्ट मीनोपॉजल से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद जो है सर्जरी रिलेटेड हमने बता दिया, पोजीशनिंग में एंडोट्रेकल ट्यूब डिसलॉज हो सकती है। इसके अंदर जो है आपने अगर वो जो है न्यूरो मॉनिटरिंग हो रही है तो आपने वो पोटेंशियल्स को आपने डिस्टर्ब ना करने वाली चीजें देनी है। आप टीवा दें, आप लो मैक में दे सकते हैं लेकिन यह कि वो बेहतर है कि आप ना दें, ठीक है। मसा रिलैक्सेंट आप नहीं देंगे, आपको डेक्समेडिटोमेडीन, रेमिफेंटानिल और उसके हिसाब से आपने करना है, ठीक है। और जो जब भी आप टीवा देते हैं तो टीवा के साथ ही आप कह देंगे मेक श्योर द टीवा इज रनिंग प्रॉपरली विद अ ड्राइवर फ्लूइड, ताकि वो ऐसा ना हो कि पेशेंट अवेयरनेस ना हो। बेस्ट की मॉनिटरिंग भी होगी और बाकी जो न्यूरो मॉनिटरिंग के अलावा, ठीक है। और सर इसमें जो सिटिंग पोजीशन होती है तो इसमें एनेस्थीसिया जो है पहले अराउजेबल स्टेट का होता है, फिर डीप में देते हैं जब एक्सट्यूबेट करते हैं, और सर्जरी के दौरान जो है तो सर वो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पोस्ट ऑपरेटिवली आप एक्सट्यूबेट तो नहीं करेंगे ना, ये तो अगर ये जैसे उन्होंने पहले नहीं, लेकिन सर जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, हाँ जी, लाइक जब तो सर उस वक्त हम पेशेंट को जो है तो कंप्लीट एनेस्थीसिया देते हैं, और जब सिटिंग पोजीशन में हो तो उस वक्त एक स्टेज होती है जिसमें अराउजेबल स्टेट होती है। नहीं ये आपको गलत, तीन स्टेजेस सर ऑक्सफोर्ड में मैंने पढ़ी थी। नहीं ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये आप इसको दोबारा से करें, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे होगा, आप इंट्यूबेट करेंगे नॉर्मल पोजीशन में, आप उसको बहुत अच्छी तरह फिक्स करेंगे,
आप उसमें नेक के अगेंस्ट बहुत ज्यादा टाई नहीं करना कि वो उसकी वजह से हो। वैसे ही न्यूरो सर्जरी में चाहे वो जिस पोजीशन में मर्जी हो रही हो, आपको हेड को एलिवेट रखना होता है ताकि वीनस एनगॉजमेंट ना हो। आपने सेरिब्रल, बाकी जो सारी चीजें वो तो ऐसी रहती हैं। ये अराउजल आप उसको फिक्स आप फिट करो ना कि किस जगह पे आप फिट करोगी। पेशेंट को अवेक क्रेनियोटमी की बात कर रहे हैं, क्या बात आप कर रही हो? अवेक की सर? नहीं, तो अवेक की नहीं हम बात कर रही है, अवेक क्रेनियोटमी थोड़ी। अवेक क्रेनियोटमी इज समथिंग एल्स। यस सर, वो सॉरी इसके रेफरेंस से सर मुझे वो याद आ गया कि वो सर उसके वो जो स्टेजेस है सर, वो अगर हो तो एक्सप्लेन कर दीजिए अगर टाइम मिले तो। नहीं, वो अवेक क्रेनियोटमी, देखिए अवेक क्रेनियोटमी अलग चीज है, जहां पर वो एलिक्वेट सेंटर को बेसिकली ऐसी चीजें कि जिसके अंदर वो वर्बल कम्युनिकेशन आपसे रखना चाहते हैं कि भाई हम छेड़ रहे हैं तो वो बोले, अगर वो कमांड दे रहे हैं तो वो मूव करे। दैट इज द रैशनल, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी को पता चल जाएगा। तो उसके अंदर आप स्कैल्प ब्लॉक लगाते हैं, उसके अंदर माइल्ड आप उसको एंजुलिसिस कर सकते हैं, रैम से 1 या 2 में आप रखेंगे उसको, ठीक है, वो ट्रैंक्विल हो, रिलैक्स्ड हो और कॉन्शियस सेडेशन में हो, ठीक है ना। तो वो माइल्ड उससे स्टिमुलेशन से, माइल्ड टैप से या वर्बल कम्युनिकेशन आपका खत्म ना हो, ठीक है। और जब वो हो जाए क्या, जब वो उस जो उन्होंने डिजायर्ड इफेक्ट कर लिया है, देन यू कैन इवन इंटुबेट एंड आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसी एंगल में ना आप इसके अंदर आपको आर्टीरियल लाइंस, सीवीपी लाइन, उसके बाद एयर एम्बोलिज्म के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और जो जर्नल न्यूरो एनेस्थीसिया के सारे कंसर्न्स हैं, लाइक जो है वो ब्लीडिंग है, आईसीपी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है जी खुरम। सर नहीं, बस मैं मैडम नुसरत से यही कह रहा था कि सर के साथ क्लासेस में कोशिश किया करें कि अपना फोकस जो कोर ऑफ द क्वेश्चन होता है ना उसमें रखें, ये अभी से आदत बनाएं। अदरवाइज आप आज अभी नासिर ने क्वेश्चन बताया ना वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का, कि वो स्टेज 2 लेबर में है और सडनली अनकॉन्शियस हो गई। आप याद करो नुसरत, ही हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था? जी सर बिल्कुल। तो उसके अंदर पेशेंट रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, एनेस्थेटिक रिलेटेड, वो सारी चीजों को आपने अलग अलग टारगेट करना है, सिस्टमैटिक अप्रोच करनी है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और देखो किसी और का एक्सपीरियंस देखो, ये जो हम सारी डिस्कशन की है, हमारा मकसद डिप्रेस होना नहीं है, हमारा मकसद इससे सबक हासिल करना है। जो जूनियर्स हैं, खुदा की कसम बहुत आसान है चीजें, आप लोग घबराए नहीं। ये जब उस स्टेज तक आप पहुंचे ही नहीं ना कि आपको आखिरी दिन वो आप आज जो है ना वो एक गाना सुने बचपन में हम लोग, जब मैं 90s की बात है, तो मैं और नुसरत तो पुराने मॉडल के हैं, तो हम अतीक को भी पता होगा, वो जो है ना, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल अब क्या होगा मेरा हाल, तो वो नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल वाली स्टेज तक ना पहुंचे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह मियां आसानी करेगा। भाई फाइनली कल हम लोग सर वो गाने पे बैन लग गया था, बैन लग गया। वो बहुत मजे का गाना था, वो वकार ज़का ने गाया था और वो अलादीन पार्क में उसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो वो बच्चों को अपने मैंने सुनाया है कई दफा कि भाई ये नहीं पढ़ोगे तो फिर ये हाल होगा। अच्छा देखें, जिंदगी है छोटी सी, उसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, और खास तौर पे जो खवातीन हैं उनके लिए उनकी पर्सनल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वट एवर यू आर डूइंग इज एक्स्ट्रा, ठीक है, नो डाउट यू शुड डू इट एंड यू कैन डू इट, बट योर प्राइम फोकस इज यस। जो बंदे हैं उनके लिए बहुत डिप्रेशन होता है, उनका कैरियर स्टक हो जाता है, उनकी फाइनेंशियल जो बूम है वो रुक जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें। बहरहाल अल्लाह मियां आप सब लोगों के लिए आसानी करे। थैंक्स अ लॉट फॉर द गैदरिंग। कल जो है अगर मेरा केस जल्दी खत्म हो गया तो हम क्लास करेंगे, अदरवाइज हम परसों 3 बजे से लेके 5 बजे तक किसी बड़े टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज टिल मोस्ट प्रोबेबली कल शायद मैं अगर मैं जल्दी फारिग हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह हम फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है जी। ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और राबिया आपने अब डिप्रेस नहीं होना है, अब जितना आपने रोना था आपने रो लिया, अब आपने खबरदार जो आप रोई, ठीक है जी सर। ठीक सर। सर मैं आपसे यही कहना चाहती थी, थैंक यू सो मच आपके कंसर्न का। इंशाल्लाह अब आप अल्लाह के अब हम लोग आपको और अतीक भाई को, अगर मैंने जिस क्लास में अगर आप लोग फारिग हुए और आप लोग नहीं आए ना, तो मैंने आप लोगों के खिलाफ ना, अतीक मैंने आपके वहां पर ना मैंने आपका उनको उनसे भी मेरा राब्ता करवा दो लियाकत, जनरल लियाकत से मैं दोस्ती कर लूंगा। अभी देखो मैंने जनरल लियाकत से अभी इतनी दोस्ती नहीं की है। सर बासु ने तंग ना हो जाए मुझसे, मैं तो बहुत ज्यादा आपको उठाएंगे कि सर आप आए कि नहीं।
आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं। और बिल्कुल मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी हुई है पास होने की फारूक की। आज जो है ना हमारा हीरो जो है ना वो फारूक है, क्योंकि फारूक बेचारा इतना डिप्रेस हो रहा था, वो कहता मैं तो FCPS करूंगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो वाला हिसाब हो गया था। लेकिन बहरहाल अल्लाह आप सब लोगों के लिए आसानी करें। ओके जी, हमारे ताहिर भाई प्लीज आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। उसमें एक काम कीजिए, आप सब लोगों ने जो जो वाइवा दी है, स्पेशली जो पास नहीं हो सके या जो पास हुए हैं, दोनों ग्रुप्स जो है ना, पेपर लेके नोट कर लें और चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव कर लें जो लॉन्ग केस था, जो उसका सिनेरियो था और जो उसके क्वेश्चंस थे, एग्जामिनर ने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की आपकी लॉन्ग केस में, और जो टेबल वाइवास थे, वो प्लीज क्वेश्चंस नोट करें आप, ठीक है। उसमें फिर आप जब भी उनको देखेंगे आपको याद आएगा कि आपने उनका क्या जवाब दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर फ्यू डेज आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कहाँ गलती की है। इनिशियली जब बंदा फेल होता है तो वो रिफ्लेक्सली ब्लेम दूसरे के ऊपर जाता है, जी एग्जामिनर ऐसा था, पेशेंट ऐसा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप काम डाउन होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने क्या गलती की थी। तो इसलिए आप ज़रा प्लीज़ वो नोट कीजिए, और वो किसी तरह से ग्रुप में या मुझे मैसेज करके शेयर कर दें या डॉक्टर ज़ीशान को, क्योंकि हमने वो एक पूल बनाना है कि किस सेशन में क्या क्वेश्चन थे, तो उससे ना एक अंदाज़ा हो जाता है कि ताहिर भाई कल के ना क्वेश्चंस उन्होंने कुछ भेजे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा उसको एलैबोरेटेड नहीं किया, टॉपिक्स भेज दिए थे, तो वो मैं उनसे अभी दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, अभी मैं उनको मैसेज करता हूँ। असल में आज वो मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, तो ये लोग आज इन लोगों को या इन्होंने हवा में उड़ना है या इन्होंने रोना है, तो दोनों काम से फारिग हो जाएं, तो फिर उसके बाद इनको पकड़ते हैं। नहीं बिल्कुल सर वो ये जो आपको क्वेश्चंस आए हैं उसमें वही बात होगी जो आपने कहा है, पीड्स, ओब्स गायनी, एल्डरली एनेस्थीसिया, और जो एक दो कॉम्प्लिकेशंस हैं ICU, यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन है या कोई डिफरेंट है। देखिए बिल्कुल नहीं है डिफरेंट, यही पैटर्न होता है। अप्लाइड बेसिक जैसे आज आया ना क्वेश्चन ये शॉक का, तो ये बेसिकली उन्होंने कंबाइन कर दिया है दो तीन चीजों को मिक्सअप करके ना। तो बेसिकली देखिए, याद रखिए कि अगर आपने पढ़ाई इस तरीके से है ना कि आपकी बेसिक्स अच्छी हैं खुरम, आप अगर बेसिक्स से आगे चले ना कोई भी आंसर देते हुए, तो आप अपनी पटरी से नहीं उतरेंगे, ठीक है। ये बेस है इसमें पॉइंट। तो एक्चुअली चक्कर ये है डॉक्टर शान, मैं इसलिए आपसे अलहदा भी एक कॉल करूंगा किसी वक्त डिटेल में। मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक ना इंटरएक्टिव एल्गोरिदम डेवलप करना है, सही, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जब ये हमारे पास एक फॉर्मेट होगा कि किस टॉपिक पे किस किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरएक्टिव एल्गोरिदम डेवलप करूंगा टेबल वाइवा, सही, ठीक है। तो वो उसमें आप टॉपिक से फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हाईलाइट होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर 1 2 3 4 5 रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि जी वाइवा में आपको इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ सकता है। ये उसी तरह जैसे सर आपने पहले एसएक्यूज के लिए किया था, एमसीक्यूज के लिए, एसएक्यूज के लिए आपने किया था, राइट? ये वही आप अब ये आ रहा है नेक्स्ट लेवल। अब एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, उस पर काम कर रहा हूँ, तो उस पे इन लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी, स्पेशली आपकी, कि मुझे ना हर लॉन्ग केस के ये जो है ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस, चले मैं आपसे वो अलग डिस्कस करूंगा, इन सबको बताने की अभी जरूरत नहीं है, वो हम बाद में उसको अनाउंस करेंगे। सही, ठीक है सर। ओके जी एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, और डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।